हेलो गाइस, वेलकम टू से लतीफ़्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बजट का सेकंड पार्ट। ठीक है, इसमें हम कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बजट डेफिसिट्स को, जितने भी डेफिसिट्स हैं उनको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला बजट जो है इंडिया में जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो किया था जेम्स विल्सन ने 7 अप्रैल 1860, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मेंबर था और इसने ब्रिटिश क्राउन के सामने सबसे पहला बजट लाया था। ठीक है, उसके बाद इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट बजट कब आया? नवंबर 26, 1947। और उस समय के जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे आर के शनमुखम चेट्टी। ठीक है, इनका नाम याद रखना। उसके बाद हमारी लॉन्गेस्ट बजट स्पीच जो है निर्मला सीतारमन ने दी थी, जो कि 2 घंटे और 42 मिनट की थी, 1 अप्रैल 2020। ठीक है, और शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट बजट इन टर्म्स ऑफ वर्ड, जिसमें सबसे ज़्यादा वर्ड्स थे, वो स्पीच दी थी फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने 1991 में, जिसमें 18,650 वर्ड्स थे। ठीक है, उसके बाद अगर शॉर्टेस्ट स्पीच की बात की जाएगी तो 800 वर्ड्स में दी गई थी। किसने? जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे हीरूभाई मुल्ली जी भाई पटेल। ठीक है, ये याद रखना, 1997। उसके बाद मोस्ट नंबर ऑफ बजट्स प्रेजेंटेड बाय मोरारजी देसाई। ठीक है, 10 टाइम्स इन्होंने बजट पेश किए हैं। उसके बाद पी चिदम्बरम 9 टाइम्स। उसके बाद प्रणब मुखर्जी, इसने 8 टाइम्स। उसके बाद यशवंत सिंह 8 टाइम्स। मनमोहन सिंह 6 टाइम बजट को पार्लियामेंट के सामने रखा है। ठीक है, उसके बाद अनटिल 1999 बजट को प्रेजेंट किया जाता था 5 PM लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी। ठीक है, जो कि ब्रिटिश प्रैक्टिस थी। ठीक है, इसको फिर 2017 में क्या किया गया? बजट प्रेजेंटेड ऑन 1 फरवरी। ठीक है, हर साल अब बजट को 1 फेब को पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, और सबसे पहला बजट जो कि 1 फेब 2017 को पेश किया गया था वो था मिस्टर अरुण जेटली, या फाइनेंस मिनिस्टर थे। ठीक है, उसके बाद 1995 तक, यानी 1995 तक बजट प्रेजेंटेड ओनली इन इंग्लिश। ठीक है, अब ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अगर पेपरलेस बजट की बात करेंगे, देखो ड्यू टू कोविड 19 तो पेपरलेस बजट लाया गया था कब? 2021-2022 फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, यानी 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022, जो प्रीवियस ईयर था उसमें, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, उसमें फर्स्ट पेपरलेस बजट पार्लियामेंट के सामने रखा गया था। ठीक है, जो कि आपको पता है कि सीतारमन ने रखा था। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट फैक्ट की बात करेंगे वो है फर्स्ट वुमेन टू प्रेजेंट बजट। उसमें इंदिरा गांधी किस ईयर में, किस फाइनेंशियल ईयर में? 1970 से 1971, इस फाइनेंशियल ईयर में इसने। उसके बाद सेकंड वुमेन जो जिसने बजट पेश किया है वो है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। ठीक है, इसने 2019 में सबसे पहला बजट डाला था। ठीक है, अंटिल 2017 रेलवे बजट वाज प्रेजेंटेड अलॉन्ग द मेन यूनियन बजट। ठीक है, यूनियन बजट के साथ ही रेलवे बजट भी मतलब रखा जाता था पार्लियामेंट के सामने, यानी 2 बजट रखे जाते थे 2017 तक। लेकिन फिर रेलवे बजट को मर्ज किया यूनियन बजट के साथ, और अब ये एक साथ दोनों प्रेजेंट किए जाते हैं, यानी अब एक ही बजट पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। ठीक है, 2017 में ये मर्ज किया गया था। ठीक है, उसके बाद एक और फैक्ट की बात करेंगे हम। देखो, ब्लैक बजट, ये ब्लैक बजट एक्चुअल में था क्या? ब्लैक बजट था जो कि फिजिकल ईयर या फाइनेंशियल ईयर 1973-74 जो था, जिसमें यशवंत सिंह बी चौहान इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में रखा गया था। क्या? फिजिकल डेफिसिट बहुत ही ज़्यादा था। ठीक है, यानी फिजिकल कंसोलिडेशन हम आगे पढ़ेंगे, फिजिकल डेफिसिट्स क्या होते हैं। ये हाईएस्ट था तब ज़माने का। ठीक है, 550 करोड़ हमारा डेफिसिट चल रहा था। ठीक है, क्योंकि इंडिया मतलब इंडिया के ऊपर बहुत सारी चैलेंजेस थी। ठीक है, 1973 वगैरह इसके आसपास, तो हमारी इकोनॉमी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में चल रही थी, तो उस टाइम जो बजट था उसको ब्लैक बजट के नाम से जाना गया। ठीक है, उसके बाद हमारा एक और बजट जिसमें कैरोट एंड स्टिक बजट भी कहा जाता है। कैरोट एंड स्टिक जो ईडियम है, इसका मतलब है गिविंग रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट एट द सेम टाइम्स। ठीक है, तो इस बजट में कुछ पनिशमेंट भी अनाउंस की गई और कुछ रिवार्ड्स भी दिए गए। ठीक है, हम इसको मान सकते हैं कि ये बजट जो था इसने इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड डिसमेंटलिंग लाइसेंसिंग राज। इंडिया में जो रिफॉर्म्स उरूज पे थे
हमारे हमारे यहाँ पे लाइसेंसिंग राज चल रहा था, हमारी इकॉनमी उतनी ओपन नहीं थी, बहुत सारी मतलब फॉर्मेलिटीज़ थी। अगर कुछ इंडस्ट्रीज़ या कुछ कंपनी हमें सेटअप करनी पड़ती थी, तो हम लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहे थे। तो लाइसेंसिंग राज को ख़त्म करना था, तो ये फर्स्ट स्टेप था, ठीक है। मतलब हमने ये रिवार्ड दे दिया, और मतलब जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस था उसके लिए ये एक स्टेप था। और पनिशमेंट इन द सेंस कि जो भी क्या नाम है, इस लाइसेंसिंग राज को अपोज करे, तो उसको मतलब स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी गई, ठीक है। अच्छा, एक और एक टैक्स क्रेडिट दिया गया, मूड बाय टैक्स, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। मूड बाय टैक्स इज मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। ये क्या था? मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स क्रेडिट इंट्रोड्यूस फॉर लॉवरिंग द कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स दैट कंज्यूमर हैड टू पे, ठीक है। कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस क्या होता है, इसको हम डिटेल से जानेंगे। कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स ये होता है टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है। दिस इफेक्ट अकर्स व्हेन ए गुड इज टैक्सड ऑन एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। मतलब आप प्रोडक्शन करोगे, मतलब हर स्टेज पे जो भी गुड्स प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू जाता है और फाइनल तैयार होता है और फाइनली कंज्यूमर के पास चले जाता है, हर प्रोसेस के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं कास्केडिंग इफेक्ट्स ऑफ टैक्स। सच गुड इज टैक्स टिल इट इज फाइनली सोल्ड टू द कंज्यूमर। दिस मीन्स दैट ईच सक्सीडिंग ट्रांसफर ऑफ गुड इज टैक्स इंक्लूसिव ऑफ taxes charged on the preceding transfer. As a result, the final consumer bears the burden of multiple taxes imposed on every stage of production. Such a situation is lead to the inflationary price. देखो कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है। कास्केडिंग इफेक्ट असल में जो वैल्यू एडिड टैक्स था, VAT जिसे हम कहते हैं, वैल्यू एडिड टैक्स का मतलब है प्रोडक्शन की हर स्टेज कंप्लीट होने के बाद एक टैक्स लगता था। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई चीज़ बनाती थी, फॉर एग्जांपल हमने केक बनाना था, ठीक है। तो उसकी प्रोडक्शन के लिए हमें वीट चाहिए, ठीक है। वीट खत्म होने के बाद जब वो मार्केट में आएगा तो उस पर एक टैक्स लगेगा। जब वो फ्लोर मिल के पास जाएगा तो फ्लोर तैयार होने के बाद एक और टैक्स लगता था। उसके बाद जब वो फ्लोर मार्केट में आ जाता था, कंज्यूमर को एक और टैक्स पे करना पड़ता था। जब कंज्यूमर या जो बेकर है वो ख़रीदता था, जब वो बेक्स बनाता था, और बेक्स बनाने के बाद बेक्स के ऊपर एक और टैक्स लगता था, यानी हर प्रोडक्शन स्टेज पे एक टैक्स लगता था। तो इसे कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स कहा जाता है। तो इसको कम करने के लिए हमारे पास मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स आया, जिसने कास्केडिंग इफेक्ट को कम कर दिया, ठीक है। तो ये एक अहम मतलब स्टेप था, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज इपोकल बजट। ये इपोकल बजट क्या होता है? असल में इपोकल का मतलब है वेरी इंपॉर्टेंट। ये बजट जो है लैंडमार्क बजट भी कहलाता है। इसमें क्या 1991 जब हमने स्ट्रक्चर और रिफॉर्म्स लाए थे अपनी कंट्री में, तो नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी। तो नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट में मनमोहन सिंह तब फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने इसको लॉन्च किया था, ठीक है। तो यहाँ पे इस बजट में क्या इंट्रोड्यूस किया था कि लाइसेंस राज कंप्लीटली खत्म हो गया था, एंड द एरा ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन वाज स्टार्टेड, ठीक है। सो एंड कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया गया था ताकि एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाए। कस्टम ड्यूटी इज व्हाट? कस्टम ड्यूटी होती है जब गुड्स का इंटरनेशनल ट्रेड किया जाता है, यानी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट किया जाता है, तो एक कंट्री कस्टम ड्यूटी लगाती है, ठीक है। वो क्यों? फॉर एग्जांपल अगर हमने इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट करने पे हम क्या गुड्स के ऊपर क्या लगाते हैं? एक टैक्स लगाते हैं, जिसे कस्टम ड्यूटी कहा जाता है। इसका इफेक्ट ये होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम इंपोर्ट करते हैं 10 रुपये की कमोडिटी, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर 2 रुपीज़ का कस्टम ड्यूटी लगा दिया, ठीक है। जो ही कस्टम ड्यूटी लगा दी, तो हुआ क्या कि एक्चुअल में कंज्यूमर को 12 रुपीज़ के ऊपर ये मिलेगा, ठीक है। तो इसके दो इफेक्ट होते हैं। एक तो ये तो गवर्नमेंट के लिए एक तो रेवेन्यू का काम करेगा, दूसरा ये कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए हमें ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि बाहर से अगर सस्ते दामों में हमें चीज़ें मिलेंगी, जैसे चाइनीज़ गुड की हम बात करेंगे, तो अपनी इंडस्ट्रीज़ या अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है उनकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी, बिकॉज उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कम्पीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया गया ताकि हम एक्सपोर्ट भी प्रमोट करें, ठीक है। एक्सपोर्ट के ऊपर भी लगाया जाता था, तो एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए भी किया गया, ठीक है। सो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ड्रीम बजट जो है, ड्रीम बजट फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम, ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक सेकंड, हाँ, पी चिदम्बरम 1997 98 के फिजिकल ईयर में उन्होंने एक बजट लाया और इसका नाम दिया ड्रीम बजट। ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्होंने एक वेस्टर्न कंसेप्ट, एक ऑथर थे जो कि फ्री मार्केट इकोनॉमिस्ट भी उनको कहा जाता है, आर्थर लाफर ने एक कर्व दी थी, ठीक है। बेसिकली एक रिलेशन बताया था। वो रिलेशन क्या है उसको हम समझते हैं, उसके बाद ड्रीम बजट की बात करते हैं, ठीक है। देखो, इसने क्या कहा था कि
अगर हम टैक्सेस को कट करेंगे, ठीक है, टैक्सेस को रिड्यूस करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, ठीक है। देखो ये मतलब ये लग रहा है कि ये ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोगों के पास पैसा हम लोगों को कम टैक्सेस लेंगे तो गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा। गवर्नमेंट के पास मोस्टली जो पैसा आता है वो टैक्स रेवेन्यू होता है, ठीक है। तो इसने कहा कि अगर टैक्सेस को ही कम कर दिया जाए तो हम क्या ग्रोथ प्रमोट करेंगे। और एक्चुअली जब टैक्स रेट को कम किया जाता है तो इन द सेंस इसका एक इफेक्ट होता है, हायर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास आ जाता है, ठीक है। देखो इसने क्या कहा कि एक जो ही आप बहुत टैक्स लगाएंगे लोगों की कमोडिटीज़ के ऊपर या टैक्स रेट इंक्रीज करेंगे, तो एक रिलेशन है टैक्स रेवेन्यू के बीच में और टैक्स रेट के बीच में। इसने कहा कि अगर अगर टैक्स रेट को इंक्रीज किया जाए, मतलब इंक्रीज किया जाए, एक वक्त आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा, उसके बाद अगर और आप टैक्स इंक्रीज करना चाहेंगे तो हमारा टैक्स रेवेन्यू डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ क्या है, दिस इज ए अपवर्ड स्लोपिंग करो और देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेवेन्यू एंड टैक्स रेट। मतलब जो ही आप टैक्स रेट बढ़ाएंगे हमारा रेवेन्यू इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। लेकिन एक वक्त आएगा जब टैक्स आप एक लिमिट होगी टैक्स की, उसके ऊपर आप अगर लोगों को टैक्स बढ़ाएंगे तो वो क्या करेंगे, आप गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा जो टैक्स है ये है वन साइडेड पेमेंट, वन साइडेड पेमेंट टू द गवर्नमेंट, ठीक है। अगर टैक्स हम इंक्रीज करेंगे, क्या करेंगे, टैक्स इंक्रीज करेंगे तो ये डी इंसेंटिवाइज करेगा, क्या करेगा, मतलब डी स्टिमुलेट करेगा प्रोडक्शन को भी, डी इंसेंटिवाइज डी इंसेंटिवाइज करेगा किसको, प्रोडक्शन को भी और डिमांड को भी। कैसे, सपोज अगर कोई 100 रुपया कमाता है और गवर्नमेंट कहेगी हमें 40 से 50% आप टैक्स दे दो, तो अगर वो 40% के हिसाब से गवर्नमेंट को 40 रुपये दे रहा है विदाउट एनी बेनिफिट गेटिंग फ्रॉम द टैक्सेस, तो क्योंकि हमें लगता है कि टैक्स हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, होता क्या है कि जो ही ये टैक्स बढ़ा दिया जाएगा 50 तक किया जाएगा, तो अल्टीमेटली लोग क्या होंगे, लोग डी इंसेंटिवाइज करेंगे। वो ये सोचेंगे कि जितना हम ज़्यादा कमाएंगे वो तो गवर्नमेंट के पास ही चले जाना है, तो इसलिए ये अपना काम कर देंगे। ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है। अगर आपको मुफ्त में किसी को पैसा देना पड़ेगा तो आप क्या करेंगे, आप वो काम करना ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए एक डी इंसेंटिवाइज का काम करता है। इसने कहा नहीं, अगर लाफर ने कहा, आर्थर लाफर ने, अगर हम टैक्स रेट को कम ही रखेंगे और बेस को वाइड रखेंगे, बेस वाइड मतलब में बहुत सारी कमोडिटीज़ के ऊपर छोटा छोटा टैक्स लगाएंगे या कम टैक्स लगाएंगे, तो उससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ सकता है, ठीक है। क्योंकि लोग डी इंसेंटिवाइज भी ना हो और वो मोटिवेटेड भी हों। अगर आपको 100 रुपये में से 10 ही देने पड़ेंगे तो आप इजीली दे सकते हैं, लेकिन अगर 50 देने पड़ेंगे, 50% टैक्स देना पड़ेगा तो आप नहीं देंगे। आप तो देंगे मगर आप एक तरीके से डी इंसेंटिवाइज हो जाएंगे, आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, आप ये काम करना छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये एक तरीके से डी इंसेंटिवाइज का काम कर रहा था। तो आर्थर लाफर ने कहा कि एक ऐसा रेट है, एक ऐसा पॉइंट है, उसके ऊपर अगर आप टैक्स बढ़ाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, उस पॉइंट के बाद गवर्नमेंट का रेवेन्यू डिक्रीज हो जाएगा। तो इसने कहा कि टैक्स रेट को वाइड कर दीजिए और कम कर दीजिए, टैक्स बेस को वाइड कर दीजिए, मतलब बहुत सारी कमोडिटीज़ टैक्स के अंदर ला जाइए, टैक्स के ब्रैकेट के अंदर लाइए, और टैक्स जो है टैक्स रेट जो है उसको कम कर दीजिए। बेस का मतलब है बहुत सारी कमोडिटीज़ टैक्स के अंदर आ जाएंगी, और रेट का मतलब है आप टैक्स को कम करते हैं, ठीक है। तो इससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा। तो इसी को पी चिदम्बरम ने इस्तेमाल किया इस बजट में, टैक्स रेट को कम कर दिया और देखा कि क्या गवर्नमेंट का रेवेन्यू इससे बढ़ सकता है या नहीं। तो इसी को ड्रीम बजट कहा जाता है, ठीक है। यानी टैक्स रेट 40 to 30% कर दिया और कस्टम ड्यूटी को भी 150% से 40% तक ला के रख दिया, ठीक है। तो इससे गवर्नमेंट को बहुत फ़ायदा हो गया, ठीक है। होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट है मिलेनियम बजट, ठीक है। ये मिलेनियम बजट क्या था, ऑब्वियसली ये 2000 जो फिस्कल ईयर था उस बजट को कहते हैं, ठीक है। यशवंत सिंह तब फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने पार्लियामेंट के सामने इसको रखा था। इट वाज द रोड मैप फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडिया, ठीक है, इन इन्फॉर्मेशन आईटी सेक्टर के लिए ये बजट रखा गया था, मोस्टली आईटी सेक्टर के ऊपर, कि इंडिया में आउटसोर्सिंग की जाएगी बहुत सारी आईटी कम्युनिटीज़ की, ताकि यहाँ पे आईटी टेक्नोलॉजी जो है वो फ्लोरिश हो जाएगा। इसको मिलेनियम बजट कहा जाता है, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज, देखो यहाँ पिछली बार जो मैंने लेक्चर दिया था उसमें क्या था, एक पॉइंट में आपको बताना भूल गया था, ठीक है। तो इसको आज डिस्कस करते हैं। जब मैंने कहा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की हमने बात की थी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स की जब हमने बात करी थी, हमने क्या किया था, हमने बोला था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ठीक है। तो अभी तक क्या था, 2011 तक जो था
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कहा जाता था, क्योंकि प्लानिंग था, प्लानिंग कमीशन था, ठीक है। तो प्लान एक्सपेंडिचर क्या था, जो एसेट क्रिएट कर रहा था, मतलब रोड्स बनानी है, बिल्डिंग्स बनानी है वगैरह वगैरह। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर मतलब जो सैलरीज वगैरह हैं, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का नाम दिया गया। तो 2011 तक इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, जिसको हेड कर रही थे डॉक्टर सी रंगाराजन, उन्होंने रीडिफाइंड किया प्लान्ड और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर को एज कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो मुझे लगा कि ये आपको पूछ लेंगे कि प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर किस किस को कहा जाता है और ये कब लाया गया। हमने देखा था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो था ये एसेट क्रिएट कर रहा था, यानी प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर होता था, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है इसको नॉन प्रोडक्टिव और नॉन एसेट क्रिएटिंग नेचर होता था, ठीक है। इसमें रोड्स वगैरह बनाते थे हम, फैक्ट्रीज, डैम्स, और तमाम इन्वेस्टमेंट जो थी ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। उसके बाद वेज बिल्स मतलब तमाम सैलरी जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए लगती हैं, गवर्नमेंट का वेज बिल वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का पार्ट था, ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट, जो हम लोन लेते हैं, ठीक है, लोन लिया हमने, ठीक है, प्रिंसिपल जो लिया हमने उस पर हमको फिर कुछ पे करना पड़ता है, ठीक है। तो उस इंटरेस्ट पेमेंट ये भी नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का पार्ट हुआ करता था, ठीक है। अब फिर 2011 के बाद डॉक्टर सी रंगाराजन ये इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन थे, तो इन्होंने इसको रीडिफाइन करके रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट।